नमस्कार, ईटी न्यूज़ स्वदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका उपल। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सियासत की 4 बड़ी खबरों की। जमीन के बदले जॉब घोटाला मामले में तेजस्वी यादव के घर ईडी की रेड के बाद आज सीबीआई का एक्शन देखने को मिला। सीबीआई ने पूछताछ के लिए आज तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा है। दूसरी खबर भी लालू यादव के करीबियों से जुड़ी हुई है, जहां कल से जारी ईडी की रेड आज पूरी हो गई है। उनके आवास से ईडी की टीम अपनी जांच पड़ताल कर निकल गई है। और तीसरी सियासी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसकी पड़ताल के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ जारी है। जबकि राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। वहां वीरांगनाओं के अपमान के खिलाफ बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और पुलवामा शहीदों की पत्नियों के अपमान का आरोप लगाया। तो चलिए सियासी खबरों में सबसे पहले बात बिहार में आए सियासी तूफान की। ईडी और सीबीआई के एक्शन से राजनीति गर्मा गई है। जमीन के बदले जॉब घोटाला मामले में लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कल लालू यादव की 3 बेटियों और साथ ही उनके बेटे तेजस्वी यादव के घर ईडी की रेड के बाद आज सीबीआई का एक्शन देखने को मिला। सीबीआई ने पूछताछ के लिए आज तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज पूछताछ के लिए वो हाजिर ही नहीं हुए। खबरों की माने तो तेजस्वी ने इसके पीछे कल ईडी की रेड के दौरान अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की बिगड़ी सेहत का हवाला दिया। और आपको ये पूरा मामला बताएं तो लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने देर रात तक दिल्ली, मुंबई, बिहार इन तीनों राज्यों में लगभग 20 से ज्यादा जगहों पर रेड मारी है। ईडी की रेड पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आरजेडी नेता भी बरस रहे हैं। पहले नीतीश का रिएक्शन सुनते हैं, फिर आपको कुछ और खबरें भी पॉलिटिकल सुनवाएंगे। शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा, कुछ भी हो रहा, जिनके बारे में अभी हो रहा, बोलिए ना। 17 में हुआ था ना, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए। तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा। तब इसमें क्या करना? भाई कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना? 2 बार क्यों खुलवाया गया? और जिसके बारे में 242 पन्ने का डॉजियर आया था, वो आपका मुख्यमंत्री बना बैठा है। और डॉजियर कौन लाया था? बीजेपी। कितने उदाहरण दूं? अंतहीन है। मनसा वाचा कर्मणा में इससे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी, इससे ज्यादा अहंकारी पार्टी, इससे ज्यादा तानाशाही पार्टी आज तक देश में नहीं देखा हमने। देखिए नीतीश जी, इससे बड़ा झूठ दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। 2017 में आईआरसीटीसी घोटाले में जब इन पर रेड हुआ, इन पर आरोप लगे, तो आपने कहा कि सफाई देने के लिए आपने गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए के साथ आ गए। तो एनडीए के साथ आने के बाद उस मामले के अंदर चार्जशीट फाइल हुई। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को बेल लेना पड़ा, उस मामले में चार्ज फ्रेम हुआ और अब आईआरसीटीसी घोटाले का जो ट्रायल है वो प्रारंभ हो चुका है। तो सीबीआई चुप नहीं बैठी है। और जहाँ तक नौकरी के बदले जमीन का मामला है, ये तो जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी बिहार में, तब ये 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुआ है। ये गठबंधन टूटने के बाद नहीं हुआ है। देखिए, आरोपों से लालू जी पहले भी घिरे रहे हैं और परिवार के सदस्यों का भी नाम आता रहा है, लेकिन कभी ना कभी कानून तो अपना काम करेगा। और आरोपों का अगर बड़ा लंबा चौड़ा दायरा हो तो कानून समय समय पर अपना कदम उठाता है। मुझे इस पर कुछ और नहीं कहना है। और कानून भी अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, तो उस पर हमें ना कोई टिप्पणी करना चाहिए, ना कोई अड़चन उत्पन्न करना चाहिए। और चलिए अब दिल्ली की सियासी गलियारों में भी आपके लिए चलते हैं। दिल्ली में जहां शराब घोटाला मामला, उसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। मामले पर ईडी एक्शन में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ चल रही है।
ईडी ऑफिस पहुंचने से पहले कविता ने ईडी की पूछताछ में पूरा सहयोग करने की बात कही थी। वहीं ईडी की पूछताछ से पहले केसीआर ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बीआरएस नेताओं को निशाना बना रही है। पूछताछ के विरोध में हैदराबाद में बीआरएस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद में भी टीआरएस का पोस्टर वॉर जारी है और उधर के कविता से पूछताछ के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है, लेकिन इस मामले पर इसलिए हमने पहले भी पूछा कि वी कौन है, वी नीड्स मनी, ये वी किसके लिए उग्राही करता है, वी के संबंध किससे हैं, और ये वी एक्साइज पॉलिसी बनाने में क्यों आता था, इसकी भूमिका उस कमरे में क्या थी, क्या इसका कोई आधिकारिक रोल था कि 4% से कमीशन 12% करने का काम ही था और बाद में पैसा इकट्ठा करने का काम था। ये हमने पहली बार देखा होगा कि किसी सरकार ने जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया घोटाले का, कि हमने तो जनमत किया था। जनमत तो ये था कि महिलाएं सड़कों पर थी शराब के ठेके रुकवाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक नहीं सुनी। और चलिए अब सियासी खबर राजस्थान से। जैसे जैसे चुनावों की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजस्थान में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। जयपुर में आज बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। पुलवामा शहीदों की पत्नियों के अपमान का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने कहा कि गहलोत सरकार पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाओं के साथ न्याय नहीं कर पाई है। उनके साथ हो रहे अपमान के खिलाफ अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आवाज उठाई तो उन पर लाठियां बरसाई गईं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। सरकार की नीयत नहीं थी। सरकार की नीयत ठीक होती तो वो समाधान की दिशा में बात करती। उनके बयानबाजी, उनके मंत्री सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। इस मामले में जो शहीद की अंत्येष्टि के वक्त जो लोग मौजूद थे, इनके मंत्री, ये खुद सरकार स्वीकार करती है कि जो सहूलियत दी जानी चाहिए थी, जिस तरीके से काम करना चाहिए था, 60% काम उन बातों पर नहीं हुआ। ये भरोसा देते उन परिवारों को, उन वीरांगनाओं को, उल्टे उनका अपमान किया, सांसदों का अपमान किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ बदसलूकी की, और कल रात को हमारी जो रंजीता कोहली जी सांसद है उनके साथ ऐसा हुआ। चले, ये तो हुई राजनीतिक खबरें। अब एक ऐसी खबर जिस पर इस वक्त पूरे देश की नजर बनी हुई है और वो है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके बारे में समझते हैं, जिसने इस वक्त लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। वजह है इसका जानलेवा हो जाना। देश में अब तक इससे 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा और कर्नाटका में एक मरीज की जान गई है और हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अलर्ट मोड पर है। सबसे पहले कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को इस वायरस पर खत भी लिखा है। इसमें कई सारे मामलों की बात की गई है, सख्त मॉनिटरिंग की बात की हुई है और राज्यों को अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा करने को भी कहा गया है। इसमें दवाइयां, ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट्स और जरूरी स्टाफ का रिव्यू बताया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही राज्यों को अलर्ट पर रहने और हालात की निगरानी के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। लेकिन आपको साथ ही ये बता दें, दोनों मरीज सीवियर हेल्थ कंडीशन से भी जूझ रहे थे। एक मरीज जो 82 साल के हैं, वो भी उनके भी सीरियस हेल्थ कंडीशंस भी थी और दूसरे मरीज जिन्हें लंग कैंसर की दिक्कत थी, उनकी जान गई है। तो यहाँ पर एक व्यू ये भी है कि ये सीवियर जिनको हेल्थ कंपॉर्टिटीज हैं, जिन्हें सीवियर हेल्थ कंडीशंस हैं, क्या उनके लिए ये इन्फ्लुएंजा खतरनाक है। तो H3N2 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों में IDSF यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के जरिए रियल टाइम बेसिस पर H3N2 केसेस की निगरानी की जा रही है। हालात पर आज नीति आयोग ने बैठक की है। देश में अब तक इस वायरस से
लगभग 3000 लोग संक्रमित हुए हैं। केंद्र की ओर से लगातार भेजे जा रहे निर्देश को देखते हुए राज्य भी सतर्क है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार केंद्र से मिली गाइडलाइंस के मुताबिक मामलों की ट्रैकिंग कर रही है। मरीजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। पूरे लखनऊ में हॉस्पिटल्स की कल की संख्या है KGMC में 30-35 हैं, बलरामपुर में 20-25 हैं, सिविल और लोक बंधु में 15-15 मरीज हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं। ये मौसम चेंज के कारण ऐसा होता है और धीरे धीरे से स्थिति 2 दिन में कंट्रोल में आ जाए। चले तो पैनिक जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन एक बार इस वायरस के बारे में और भी जान ले लेते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं इसके मामले, क्या है इसके लक्षण और इससे बचाव के क्या उपाय हैं? आप इसको लेकर आज इटीना स्वदेश ने देश के कई दिग्गज डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से बात की और इस वायरल फीवर से बचने के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, कैसे बचाव करें, अपनी इम्यूनिटी पर कैसे इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, ये सारी चीजें जब हमने जानने की कोशिश की तो आइए हमारे एक्सपर्ट पैनल ने क्या कुछ राय आपके लिए दी। ये नया वायरस नहीं है। पहला इसका पैंडेमिक हुआ था 1968 में, जब इसको हम हांगकांग फ्लू के नाम से जानते थे और तब वहां उस टाइम बहुत मौतें हुई थी। 1 मिलियन से ऊपर मौतें हुई थी, पर तब भी मौतें उन्हीं में हुई थी जिनमें अंडरलाइन कोई कंडीशंस थी, जैसे कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे लंग की कंडीशन हो या हार्ट की कंडीशन हो या किडनी की कंडीशन हो या डायबिटीज हो। तो ये वायरस तो पुराना वायरस है, पर ये सीजनैलिटी के साथ चेंज होते होते बार बार आता है। तो 2002 के बाद जब WHO ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये वायरस इन्फेक्शन फैलाता है और इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि उसके बाद भी इसका एक पैंडेमिक हुआ था 2002-2003 में। तो ये वायरस जो आता है सीजनैलिटी से आता है, तो इसको वैक्सीन में कवर किया गया है। तो आई थिंक अननेसेसरली हमको घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये वायरस इज अ नोन वायरस विच विल कॉज सिम्टम्स, बट ज्यादातर प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जिनको अंडरलाइन कंडीशंस है। बाकी को खांसी, सर्दी, कुछ बच्चों को निमोनिया के जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हमको केयरफुल तो रहना पड़ेगा, और अगर ये ज्यादा मात्रा में फैलेगा तो हमको 100% केयरफुल तो रहना पड़ेगा, एंड वी विल नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड स्टेप्स। बट आई डोंट थिंक कि हमको ऐसे कुछ बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये एडवाइजरी सबको दिया गया है कि वैक्सीन जरूर ले लें, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं या जो बूढ़े हैं। और ये जो H3N2 स्ट्रेन डार्विन है, ये बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में WHO ने कोटिवैलेंट वैक्सीन में बदलाया हुआ। तो एक H3N1 है, H3N2 है, और एक ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंजा बी और फुकेट का इन्फ्लुएंजा बी। ये 4 कोटिवैलेंट वैक्सीन एडवाइजरी में है और ये लोगों को लेना चाहिए। लेंगे तो ये काफी माइल्डर चीज होगी। और इसके लिए 2 ड्रग्स भी है, बट अर्ली देना पड़ता है। एक ऑस्टेलोवीर है जो कि स्टार एनिसिड से बनता है, और दूसरा जालमावीर है। तो ये दोनों को बहुत अर्ली देना पड़ता है। सो देयर इज अ ड्रग आल्सो फॉर दिस। इसमें इंडिया में एक बार ये हर साल ये सीजनल होते हैं। H1N1 एक बार सीरियस हुआ था दिल्ली में। उस वक्त जो कोमॉर्बिडिटी वाले थे, पर्टिकुलर जो हार्ट पेशेंट्स वगैरह थे, वो ज्यादा मरे थे। ये H3N2 है, ये एक म्यूटेशन हुआ इस वायरस में, तो इस बार ये सीवियर फॉर्म में आया है। और इसमें जो कफ है वो काफी देर तक रह रहा है। So it is some little bit different than H1N1 के, उससे थोड़ा सा सीवियर फॉर्म में ये हो रहा है, बट घबराने की चीज नहीं है। वैक्सीन भी है और ड्रग्स भी है इसमें। और जो चीजें हमें कोरोना वायरस के लिए करना था और जो तैयारियां हमारे पास थी, वही सारी चीजें करनी है। जो भी हम कोरोना वायरस के लिए कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम चीजें करनी है। कभी कभी इसमें सिम्टम्स हैं, थोड़े से दूसरे टाइप के आते हैं, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम वगैरह होता है, अदरवाइज सिम्टम्स एग्जैक्टली जैसे कोरोना वायरस के थे वो होते हैं। इसमें जो ड्रग्स है वो सिर्फ केयर में जो है उनको मिल सकती है, ये बाजार से लेकर नहीं ले सकते। तो जो मेन चीज है कि काफी फ्लूइड लीजिए, पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन और इस टाइप की चीजें लीजिए, और अपने आप ये करीब ठीक हो जाती है।
थोड़े दिनों में, करीब 10 दिन का इसका वो है पीरियड है जो कि ये रह सकता है। रूटीन में आपको बहुत कुछ अलग से नहीं करना होता है। व्हाट आई वुड स्टिल सजेस्ट इज आपको जितना प्राणायाम, योग and regular walking means you should focus on isotonic exercises. What is the meaning of isotonic exercises? Like brisk walking, swimming, cycling, running. These type of activities should be done. योग से बहुत important चीज है जो मैं आपको बोलूंगा। प्राणायाम, इसमें बहुत कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। You just require 10 to 15 minutes per day. And pranayam basically increases and improves the oxygenation through the respiratory system of the entire body. So these important things. Secondly, fruits and vegetables खूब खाएं आप, है ना। आप ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, अपार्ट फ्रॉम you should try to avoid cashew nuts. काजू से बचें, बाकी सब चीजें आप आराम से खा सकते हैं। सो ये चीजें करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी के नाम पे जो बहुत सारी मल्टीविटामिन और वो सब चीजें आती हैं, वो आपको लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अपार्ट फ्रॉम रूटीन बी कॉम्प्लेक्सेस जो हम एडवाइस करते हैं। चलिए, तो ये तो जनरल और पॉलिटिकल खबरें हुई। अब रुक करता है बिजनेस जगत का और मार्केट से जुड़ी खबर का। ग्लोबल मार्केट्स भी बात करेंगे। सबसे पहले बात टेक महिंद्रा की, और टेक महिंद्रा में नई लीडरशिप पोजीशन की बात करेंगे। बाजार को इस न्यूज़ का काफ़ी समय से इंतजार था। टेक महिंद्रा के शेयर में आप सर्च देखें, पिछले 1 महीने में रहा इस खराब बाजार में भी, क्योंकि नई लीडरशिप पोजीशन की बात हो रही थी और अब लीडरशिप पोजीशन अनाउंस हुई है। मोहित जोशी साल के अंत तक यानी 20 दिसंबर तक अपने ये पदभार संभालेंगे और मौजूदा जो करंट CEO है CP गुरनानी, उनकी जगह टेक महिंद्रा के नई लीडरशिप रोल में मोहित जोशी होंगे। मोहित जोशी की नियुक्ति को टेक महिंद्रा बोर्ड ने 5 साल के लिए मंजूरी दी है और साल 2000 से ही वो इन्फोसिस से जुड़े हुए थे मोहित जोशी, और ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर डिवीजन से जुड़े हुए थे। टेक महिंद्रा के शेयर में अच्छा खासा सर्ज इस लीडरशिप पोजीशन की एंटिसिपेशन को देखकर पहले से ही बना हुआ था। देखना होगा अब सोमवार को स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। और जब लीडरशिप पोजीशन की बात हो रही है तो HUL यानी शुक्रवार को जहां नई लीडरशिप पोजीशन अनाउंस हुई, उसकी भी बात कर लेते हैं। रोहित जावा 27 जून 2023 से कंपनी के नए MD और CEO बनेंगे, और इनके बारे में थोड़ी और डिटेल्स एक बार विनी से समझते हैं, हमारी सहयोगी है। बिल्कुल, तो HUL में जो अपडेट आई हुई है कि रोहित जावा जो है वो अभी MD और CEO बनेंगे HUL के फ्रॉम 27 जून 2023। तब तक संजीव मेहता MD और CEO बने रहेंगे। संजीव मेहता की जो ओवरऑल रेन है, जितना टाइम उन्होंने HUL को मैनेज किया हुआ है, वो है 10 इयर्स हेल्म पे रहे हैं, टॉप पे रहे हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। और लास्ट 10 इयर्स में देखें तो जो रिटर्न्स भी दिया हुआ है HUL ने, उनकी जो सेल्स ग्रोथ है डबल हो चुकी थी। 2022 के फिगर्स तक ही कंपेयर करें तो ही डबल हो चुकी थी। 2013 से 2022 तक सेल्स उनका डबल हो चुका था। EBITDA में 900 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ हुई थी 2013 टू 2022। तो ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड रहा था HUL के लिए जब संजीव मेहता ने हेल्म पे स्टार्ट किया था HUL पे। और यहाँ पे स्टॉक रिटर्न भी काफ़ी था। एनुअलाइज रिटर्न कंपेयर करें HUL का तो वो है 17.6% एनुअलाइज रिटर्न जब उन्होंने ज्वाइन किया था, और 2022 तक से एक्चुअली अभी तक की तारीख तक, और इवन पियर्स के कंपेयर करें तो एनुअल रिटर्न भी 9.6% ही था। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक रिटर्न भी हुआ है। अब बात करते हैं रोहित जावा की। कौन है रोहित जावा? रोहित जावा करंटली है चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर यूनिलीवर में, लंदन में जो काम कर रहे हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया था रोल जैन 2022 से। उसके पहले भी उन्होंने HUL में काम किया था। उन्होंने अपना करियर HUL में स्टार्ट किया था ट्रेनी की तौर से, और वो उन्होंने स्टार्ट किया था 1988 में। तो अभी रोहित जावा बन जाएंगे होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के 1 अप्रैल 2023, और वो पोजीशन में रहेंगे 26 जून 2023 तक, और 27 जून 2023 से रोहित जावा अपना MD और CEO का रोल रहेंगे, और वो रहेंगे MD और CEO HUL के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है ओवरऑल देखें संजीव मेहता की। तो और अब आगे जाके देखेंगे रोहित जावा क्या बात करने वाले हैं, क्या कैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी में आएगी। इम्पॉर्टेंट होती है कोई भी चेंज में, टॉप मैनेजमेंट की चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट अपडेट है HUL के लिए।
शुक्रिया विनी, ये पूरी डिटेल समझाने के लिए, रोहित जावा के बारे में और कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़े और अब बात करते हैं उस न्यूज़ की जो पूरे वेब पे सबसे ज़्यादा सर्च भी किया जा रहा है। जी हाँ, कैलिफोर्निया बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, जिसके इंसॉल्वेंसी का मैटर लगातार आप वेब पे पढ़ भी रहे होंगे। क्या हुआ ये क्राइसिस, ये फाइनेंशियल किस तरह से ये यहाँ पर लूपहोल्स आए, कैसे इंसॉल्वेंस हुआ बैंक, इस क्राइसिस को समझते हैं। एक्चुअली इस बैंक के क्राइसिस के चलते अमेरिकी बाजार में भी शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन्स कल 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा और इनफैक्ट ये पूरा वीक जो था वहाँ पर वीकली परफॉर्मेंस भी इन तीनों इंडाइसेस की वर्स्ट वीकली परफॉर्मेंस थी पोस्ट जून 2022। सिलिकॉन वैली बैंक का कुल असेट करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए का है। बैंक टेक स्टार्टअप्स को, सास बेस्ड कंपनीज को लोन के बड़े क्लाइंट्स हैं, ये डिपॉजिटर्स हैं, इन्हें और लोन भी देती है। गुरुवार को एसवीबी ग्रुप ने शेयर सेल के जरिए अतिरिक्त 18,500 करोड़ जुटाने की बात कही और इससे पहले वो पहले ही अपने बॉन्ड्स को एक बड़े लॉसेस पर बेच चुकी थी, क्योंकि ये डिपॉजिटर्स पैसा वापस लेने पहुंचे थे, यानी ये स्टार्टअप्स अपने पैसे वापस लेने आए थे। तो दोनों चीज़ें कुल मिलाकर, क्योंकि पहले बड़े लॉसेस पे बॉन्ड्स को, ट्रेजरीज को बेचा गया और हरी में फिर से कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखते हुए फंड रेजिंग की बात की, जिसके चलते ये पूरा पैनिक दिखा और आपने देखा कि बैंक का शेयर 60% ज़्यादा लुढ़क गया और बैंक को अब तक शेयर इन्वेस्टमेंट पर करीब 14,700 करोड़ का घाटा हुआ है। एसवीबी बैंक दिक्कतों को 2008 के लीमन क्राइसिस के बाद का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जा रहा है। और अब बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया है। चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में 10 मार्च तक कलेक्शन में 22.5% का उछाल देखने को मिला। 10 मार्च 2023 तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 16,68,000 करोड़ रुपए रहा है और इसी दौरान नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 13,73,000 करोड़ पहुंचा है, जो पिछले वर्ष की इसी समय के दौरान लगभग 17% का जंप है। ये कलेक्शन वित्त वर्ष के लिए कुल बजट एस्टिमेशन का करीब 97% और डायरेक्ट कलेक्शन के कुल संशोधित अनुमानों का लगभग 83% है। तो एक बड़ा टैक्स कलेक्शन यहाँ इकट्ठा किया गया है। और एक बार बात करते हैं शुक्रवार को आए एसआईपी डेटा की भी। फरवरी में म्यूचुअल फंड में निवेश 6 महीने की ऊंचाई पर रहा, फिर एसआईपी निवेश भी रिकॉर्ड स्तर के करीब ही रहा। पिछले महीने एसआईपी के जरिए लगभग 13,686 करोड़ का निवेश हुआ था, जो जनवरी से लगभग 200 करोड़ कम है। एक बार शरद से ये डिटेल समझते हैं कि ये आंकड़ा हालांकि रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही है अब भी, लेकिन फिर भी ये कमी आई क्यों? शरद। बिल्कुल फोकस में रहने वाला एम्फी का फरवरी मंथ का डेटा और एसआईपी के आंकड़े देखें तो अभी भी नियर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं और लगातार 5वें स्ट्रेट मंथ में जो है 13,000 करोड़ के आंकड़े के ऊपर मंथली एसआईपी के नंबर्स देखने मिले। हालांकि जनवरी से थोड़े कम ज़रूर है, क्योंकि फरवरी के जो नंबर ऑफ डेज़ होते वो कम है, लेकिन नंबर्स भी रिटेल सेंटीमेंट को बता रही है कि स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। इसके अलावा ओवरऑल फ्लोज जो अपने 6 मंथ हाई पे हैं, फ्लोज में जो ऑफकोर्स इक्विटी सेगमेंट का अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन देखने मिला, इसलिए जो है पॉजिटिव साइड में फ्लोज आया है। इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो 24th स्ट्रेट मंथ जो है पॉजिटिव फ्लोज देखने मिले हैं। एईएम्स की बात करें तो आपके जो इक्विटी एईएम है वो भी 15 लाख करोड़ लगातार 4 महीने के अवसर पे ऊपर देखा जा रहा है और अगर टोटल एईएम की बात करें वो भी नियर रिकॉर्ड लेवल्स पे देखने मिल रही है। एनएफओज में लगभग 7,200 करोड़ रेज हुए 27 स्कीम से, लेकिन अगर थोड़े डिटेल में जाए तो आउटफ्लोज जो है आपको लिक्विड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में देखने मिला। इसका रीज़न ये है कि ट्रेजरी मैनेजमेंट हुआ है और ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स ऑल इक्विटी सेगमेंट्स में जो है पॉजिटिव फ्लोज देखने मिले, लेकिन कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जहाँ पे जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देखने मिली है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडिसेज में भी जहाँ पे फ्लोज की स्ट्रेंथ जो है अच्छी रही है। इसके अलावा जो है मल्टी एसेट और इंडेक्स फंड्स हैं जहाँ पे लगातार दूसरे महीने जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। चलिए इसी के साथ शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।